अर्जेंटीना फैन होने के बाद भी अगर कोई एक टीम है जिसे मैं जेन्युइनली वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहती हूँ तो वो है नेदरलैंड्स। और मुझे लगता है कि बहुत से फुटबॉल फैंस इस बात से अग्री करेंगे क्योंकि ऑनेस्टली नेदरलैंड्स का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड प्लस लेजेंड्स को देखकर लगता ही नहीं है कि ये टीम आज तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी है। 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स, काउंटलेस लेजेंड्स, फुटबॉल हिस्ट्री पर मैसिव इम्पैक्ट। लेकिन नेदरलैंड्स की वर्ल्ड कप स्टोरी ग्लोरी से ज्यादा हार्ट ब्रेक्स की स्टोरी है और उस हार्ट ब्रेक की शुरुआत होती है 1974 से। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि नेदरलैंड्स की टीम इतनी स्पेशल क्यों है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एंड 2026 वर्ल्ड कप के लिए उनका कंप्लीट स्क्वाड और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2026 फाइनली वो साल हो सकता है जब डच फैंस का डिकेड्स पुराना इंतजार खत्म हो और नेदरलैंड्स अपना पहला वर्ल्ड कप जीत ले। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। जब भी नेदरलैंड्स की बात होती है सबसे पहला नाम आता है योहान क्राइफ का। और ऑनेस्टली अगर क्राइफ नहीं होते तो मॉडर्न फुटबॉल शायद आज जैसा दिखता ही नहीं। 1974 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड सिर्फ एक टीम नहीं थी, फुटबॉल का फ्यूचर थी। टोटल फुटबॉल, पोजीशंस रोटेट करना, हाई प्रेसिंग, टेक्निकल प्लेयर्स। आज जो चीजें हम लोगों को नॉर्मल लगती हैं उस वक्त वो रेवोल्यूशनरी हुआ करती थी और इसी वजह से कई लोग 1974 नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टीम्स में काउंट करते हैं। लेकिन आयरनी देखो, शायद अपनी जनरेशन की बेस्ट टीम होने के बाद भी वो फाइनल जर्मनी से हार गई। फिर आया 1978, क्राइफ नहीं थे इस टीम में लेकिन नेदरलैंड्स फिर से वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची और फिर अर्जेंटीना से हार गई। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, नेदरलैंड सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन नहीं है। नेदरलैंड्स उन कंट्रीज में से है जिन्होंने फुटबॉल को फंडामेंटली चेंज किया है। आज अगर आप मैनचेस्टर सिटी को देखते हो, बार्सिलोना को देखते हो, स्पेन का टिकी टाका जनरेशन देखते हो, हाई प्रेसिंग टीम्स देखते हो, पोजिशनल फुटबॉल्स देखते हो, तो उसकी रूट्स कहीं ना कहीं डच फुटबॉल में ही मिलती है। क्राइफ ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते हैं, उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया है। और मुझे लगता है इसी वजह से नेदरलैंड्स का इम्पैक्ट उनकी ट्रॉफी काउंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वर्ल्ड कप ना जीतने के बाद भी फुटबॉल हिस्ट्री में नेदरलैंड्स का इन्फ्लुएंस कुछ वर्ल्ड चैंपियन से भी ज्यादा रहा है। जब जब इंटरनेशनल फुटबॉल में डिफेंसिव सॉलिड टीम्स की बात हुई है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाली टीम्स की बात हुई है या फिर प्रॉपर डिफेंसिव टीम की बात हुई है, तब तब हमने नेदरलैंड्स की बात जरूर की है। तुम एक बार पास्ट के कई वर्ल्ड कप्स को याद करो या फिर तुम लोगों ने जब पहला वर्ल्ड कप देखा होगा तब से लेकर आज तक जितने भी वर्ल्ड कप देखे हैं उन सब वर्ल्ड कप को याद करो। उनकी जरूर एक चीज कहीं ना कहीं से याद आएगी या फिर एक कॉन्वर्जेशन जरूर से याद आएगी कि नेदरलैंड्स की डिफेंस कितनी फाइन है। और इसी के साथ वो काफी लंबे समय तक फुटबॉल लेजेंड्स भी प्रोड्यूस करते रही है, जैसे कि मार्को वैन बैस्टन, रूड गुलिट, फ्रैंक राइगार्ड, डेनिस बर्गकाम्प, क्लैरेंस सीडॉर्फ, एडगार डेविड्स, पैट्रिक क्लोएवर्ट, रूड वैन निस्टेलरॉय, आर्यन रॉबिन, वेस्ली श्नाइडर, रॉबिन वैन पर्सी। एक स्टेज पर ऐसा लगता था कि नेदरलैंड्स हर जनरेशन में वर्ल्ड क्लास टैलेंट प्रोड्यूस कर देता है लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप नहीं आया। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि सबसे पेनफुल वर्ल्ड कप मिस कौन सा था तो मेरे लिए 2010 वाला वर्ल्ड कप। पर्सनली मुझे लगता है वो नेदरलैंड्स टीम वर्ल्ड कप जीत सकती थी। स्नाइडर अपनी पीक फॉर्म पे थे, रॉबिन अनस्टॉपेबल थे, वैन पर्सी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर थे और फाइनल में रॉबिन के पास चांस भी आया था बट अनफॉर्चुनेटली कैसियास ने उसे सेव कर लिया था। Keeps his head, he waits and waits, he has a look at Casillas. Oh, I'll tell you what, doesn't matter what you save it with, guy. Yeah, Casillas, that's what. और कुछ मोमेंट्स बाद ही स्पेन वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। Surely now, Spain have won the World Cup. अब
करंट टीम की बात करें तो करंट स्क्वाड शायद 1974 जितनी रेवोल्यूशनरी नहीं है, 2010 जितनी स्टार स्टडेड भी नहीं है, लेकिन बैलेंस के मामले में ये टीम काफ़ी कंप्लीट लगती है। एलीट डिफेंडर्स हैं, गुड मिडफील्डर्स हैं, यंग अटैकिंग टैलेंट्स हैं और टूर्नामेंट फुटबॉल में कभी-कभी बैलेंस इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर करंट नेदरलैंड्स की बात करें तो मुझे लगता है ये टीम काफ़ी अंडररेटेड है। ट्रॉफी कैबिनेट में वर्ल्ड कप नहीं है, लेकिन टैलेंट हमेशा टॉप लेवल का रहा है और 2026 में भी नेदरलैंड्स एक डेंजरस स्क्वाड के साथ आई है। अगर मैं इनकी स्क्वाड की बात करूं तो गोलकीपर्स पे है आपके बार्ट जो कि ब्राइटन के लिए खेलते हैं, मार्क फ्लेकन बायर लेवरकुसन के लिए खेलते हैं, रॉबिन रॉयफ्स सैंडरलैंड के लिए खेलते हैं। डिफेंडर्स की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हमारा प्लेयर मैन सिटी का नेथन आके जो कि मैन सिटी के लिए खेलते हैं, आपके डमफ्रीज जो कि इंटर के लिए खेलते हैं, वैन डाइक आपके लिवरपूल के लिए खेलते हैं, हाथो चेल्सी के लिए खेलता है, टिम्बर आर्सेनल के लिए खेलते हैं, मिकी वैन डी वैन जो कि स्पर्स के लिए खेलते हैं, वैन है के आपके जो ब्राइटन के लिए खेलते हैं, मैट्स वेफर है जो आपके ब्राइटन के लिए खेलते हैं। अगर मैं अब मिडफील्डर्स की बात करूं तो मिडफील्डर्स में सबसे पहला मिडफील्डर है फ्रैंकी डियोंग जो कि एफसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, डी रून है अटलांटा के लिए खेलता है, ग्रेवेनबर्ग है लिवरपूल के लिए खेलते हैं, जस्टिन क्लोयवर्ट है बॉर्नमथ के लिए खेलते हैं, कोपन माइनर्स हैं जो कि आपके जुवेंटस के लिए खेलते हैं, अगेन फिर से सिटी का दूसरा प्लेयर तिजानी राइंडर्स, क्विंटन टिम्बर है जो आपके मार्सिया के लिए खेलते हैं, फिर आपके आते हैं गुस्तिल जो पीएसवी के लिए खेलते हैं। अब मैं अगर बात करूं फॉरवर्ड्स की तो इन फॉरवर्ड में टैलेंट तो है लेकिन सवाल भी काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों के साथ फॉरवर्ड्स डिस्कस कर लेती हूँ जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं। सबसे पहले हैं आपके मेम्फिस डिपाई जो कि कॉर्निथियंस के लिए खेलते हैं, कोडी गाक्पो है लिवरपूल के लिए खेलते हैं, नोआ लैंग है गलतासरे के लिए खेलते हैं, डोनेल मैलेन है जो आपके रोमा के लिए खेलते हैं, समरविल है वेस्ट हैम के लिए खेलते हैं, प्रॉबी है जो कि आपके सैंडरलैंड के लिए खेलते हैं और लास्ट आपके है वेगहॉर्स जो कि अयाक्स के लिए खेलते हैं। Tranquilo, tranquilo. नाउ टॉकिंग अबाउट माई प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 फॉर नेदरलैंड्स तो वो कुछ ऐसी होगी। गोलकीपिंग ऑप्शन में मैं आई विल गो विद बार्ट, देन डिफेंस लाइन में आई विल गो विद वैन डाइक। ऑब्वियसली पूरी टीम को और बैकलाइन को लीड करने वाले हैं जहां बार्ट डियोंग राइंडर्स या ग्रेवेनबर्ग रहने वाले हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाने वाले प्लेयर भी वैन डाइक ही होने वाले हैं। और लिवरपूल में भी हमने वैन डाइक को सेम चीज़ करते हुए देखी है जहाँ पर वो एक डीएम वाले पोजिशन पे अप फ्रंट चले जाते हैं और मिडफील्डर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरे सेंटर बैक ऑब्वियसली होंगे वैन डी वैन जब टॉटनहम में खेलते हैं एंड इन जनरल जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो वो डिफेंडर होने के बावजूद भी थोड़ा सा खुल के खेलते हैं और थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए खेलते हैं। नेदरलैंड्स में भी वो सेम चीज़ करने वाले हैं। वैन डाइक भी उनको ये चीज़ करने के लिए फुल अलाउ करेंगे। वैन डी वैन या तो क्रिएटिव होकर फ्लैंक चेंज करने को देखेंगे या तो वो अप फ्रंट जाके डायरेक्ट एरियल डिलीवरीज देंगे जिससे थोड़ा सा केओटिक हो जाएगा सामने वाली टीम का फुटबॉल। अब लेफ्ट बैक पोजीशन पे मैंने ऑब्वियसली रखा है नेथन आके को। आके का सीजन सिटी के साथ काफ़ी अच्छा गया था, जिस सीजन सिटी ट्रेबल जीती थी। आर्ग्यूएबली उस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर फॉर मैन सिटी। एंड मैं अगर रीसेंट फॉर्म की बात करूँ तो उतना अच्छा नहीं है, बट आके कहीं ना कहीं इस टीम में स्टेबिलिटी लेकर आता है, कामनेस लेकर आता है। अगर फुल बैक पोजीशन से डमफ्रीज अप फ्रंट जाकर खेलेगा तो आगे कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा। वैन डाइक या वैन डी वैन के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए जोनल प्रेजेंस या फिर एक बैकलाइन बनाएगा जिसकी वजह से ऑफसाइड ट्रैप में भी सामने वाली टीम को फंसाया जा सकता है। नेक्स्ट डिफेंस लाइन में आई विल गो विद डमफ्रीज। फ्रंट लाइन में जाके विंगर्स एंड मिडफील्डर्स को हेल्प कर सकता है, इनवर्ट रन भी ले सकता है। यहाँ पर बिग शाउट टू टिम्बर, वो भी इंजरी से आया है इसीलिए मैंने अभी इस अपने प्रेडिक्टेड 11 में उसको रश नहीं किया है। अब आते हैं मिडफील्ड पे। पहला प्लेयर फॉर मी इज फ्रैंकी डियोंग। ही इज़ द टेम्पो कंट्रोलर ऑफ द गेम। मेरे को लगता है कि फ्रैंकी ही डिसाइड करता है कि गेम कब स्लो करना है, कब अटैक लॉन्च करना है, किस साइड से अटैक बिल्ड करना है। इसी वजह से अगर तुम देखोगे तो नेदरलैंड्स उसके साथ ज़्यादा पोजिशन रखता है और अटैकिंग हाफ में ज़्यादा पासेस कंप्लीट करता है। नेक्स्ट प्लेयर इज तिजानी राइंडर्स जो कि डीप से बॉल रिसीव करके फाइनल थर्ड तक पहुंचाने और लेट रन्स के साथ गोल थ्रेट क्रिएट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर फ्रॉम मिडफील्ड इज ग्रेवेनबर्ग। ग्रेवेनबर्ग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो मिडफील्ड से बॉल लेकर अपोजिशन की लाइंस ब्रेक कर सकता है, प्रेस को ड्रिबल से बीट कर सकता है, बॉल को डिफेंस से अटैक तक कैरी कर सकता है, फिजिकल प्रेजेंस के साथ मिडफील्ड डुअल जीत सकता है, फ्रैंकी की पासिंग और कंट्रोल को कॉम्प्लीमेंट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट फाइनल थर्ड के प्लेयर्स। अटैक में आई एम गोइंग विद कोडी गाक्पो। भले ही गाक्पो का सीजन लिवरपूल के साथ अच्छा ना गया हो, बट
बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट वर्ल्ड कप के यंग ब्रेकआउट स्टार में से भी कोडी गाक्पो लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर था एंड कोडी गाक्पो का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट मेरे फॉरवर्ड लाइन का प्लेयर है डिपाई, जो एक बहुत अच्छा फॉल्स नाइन खेल सकता है बट प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। डिपाई का एक्सपीरियंस भी बिग मैचेस में काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। लास्ट प्लेयर जो कि रहने वाला है फाइनल थर्ड का, वो है समरविल। समरविल एक डायरेक्ट फिंगर है, पेस है, ड्रिबलिंग और 1v1 सिचुएशंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी डिपाई मिडफील्ड में ड्रॉप करेंगे समरविल इनसाइड रन करके गोल थ्रेट बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इस टीम में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मुझे पर्सनली लगता है कि नीदरलैंड्स के पास अभी भी वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास एलीट स्ट्राइकर नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली डिफरेंस क्रिएट करे। डिपाई अगेन क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन प्राइम वैन पर्सी या रूड वैन निस्टेलरॉय वाली गारंटी अभी भी नहीं दिखती है। क्रिएटिविटी है पर कभी कभी इशू बन जाता है, स्पेशली जब अपोजिशन डीप ब्लॉक में डिफेंड करता है, तब हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर करंट मैनेजर जो है रोनाल्ड कोएमन। मुझे लगता है नीदरलैंड्स की 2026 होप्स को समझने के लिए कोएमन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोएमन जनरली पोजीशन बेस्ड फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन वो प्योर डच स्टाइल के मैनेजर नहीं है। वो पेप गार्डियोला टाइप पोजिशनल फैनेटिक नहीं है और ना ही वो लुई वैन गाल जितने टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोएमन का फुटबॉल काफ़ी प्रेगमेटिक है। उनका फोकस होता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, स्पेशली जब आपके पास वैन डाइक, नेथन आके और वैन डी वेन जैसे डिफेंडर्स हो। कई बार नीदरलैंड्स बिल्ड में बैक 3 एट द बैक शेप क्रिएट करता है। फुल बैक से विंग बैक्स विड्थ प्रोवाइड करते हैं। फ्रैंकी डियोंग डीप एरियाज में बॉल प्रोग्रेशन हैंडल करता है और अटैकिंग प्लेयर्स हाफ स्पेसेस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में, या तुम कह सकते हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है इस टीम का कि इनकी डिफेंसिव स्टेबिलिटी, जिसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है। सेकंड एडवांटेज है ट्रांजिशंस। डच टीम काउंटर टीम में काफी डेंजरस हो सकती है। और तीसरा इनके सेट पीसेस, ये टीम एरियली काफी ज्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं इनकी वीकनेसेस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चांस क्रिएशन। कभी कभी नीदरलैंड्स पोजीशन तो रखती है, लेकिन क्लियर कट चांसेस क्रिएट नहीं कर पाती। दूसरी प्रॉब्लम है इनकी एलीट स्ट्राइकर की एब्सेंस। डिपाई अच्छा प्लेयर है, गाक्पो अच्छा प्लेयर है, लेकिन करंटली नीदरलैंड्स के पास हालैंड, अल्वारेज या हैरी केन लेवल का स्ट्राइकर नहीं है और नॉकआउट फुटबॉल में कभी कभी एक एलीट फिनिशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और तीसरा एडवांटेज जो मुझे लगता है इस टीम के साथ है, वो है कोएमन एक नीदरलैंड के प्लेयर रहने के बावजूद भी फ्रीडम फुटबॉल खिलाने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। कोएमन खुद भी एक डच सुपरस्टार रहे हैं, बट फिर भी उनका जो टैक्टिक्स है वो फ्रंट लाइन पे कहीं ना कहीं डच फुटबॉल से थोड़ा अलग ही हो जाता है। मेरे हिसाब से कोएमन की जो सक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो राइंडर्स और फ्रैंकी डियोंग को कितनी फ्रीडम देते हैं क्रिएटिव जोन्स में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीदरलैंड्स 2026 वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेरा आंसर है यस, लेकिन फेवरेट के रूप में नहीं, कंटेंडर के रूप में। आज भी अगर रैंकिंग्स बनाओ तो अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल शायद नीदरलैंड से ऊपर होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप फेवरेट्स हमेशा नहीं जीतती है। चाहे तुम क्रोएशिया को देख लो जो 2018 में फाइनल पहुंच गई थी, फिर लास्ट वर्ल्ड कप में मोरक्को 2022 सेमीफाइनल्स पहुंच गया था। टूर्नामेंट फुटबॉल डिफरेंट होता है और नीदरलैंड्स के पास वो चीज़ें हैं जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस, बिग मैच एक्सपीरियंस, टेक्निकल मिडफील्ड, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता नीदरलैंड्स 2026 वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं। फुटबॉल में प्रेडिक्शंस डेंजरस होते हैं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि अगर कोई नेशन फुटबॉल को दिए गए कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर वर्ल्ड कप डिजर्व करता है तो नीदरलैंड्स उस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। और अर्जेंटीना फैन होने के बाद भी अगर अर्जेंटीना ट्रॉफी नहीं उठा पाई तो मैं ऑरेंज साइड को चीयर करूंगी, क्योंकि फुटबॉल हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा अनफिनिश्ड स्टोरी अभी भी नीदरलैंड्स ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नीदरलैंड्स टीम। मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय, टेक केयर।